एवरीवन, दिस इज रवि श्रुव। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। टोटल 22 सवाल है इस चैप्टर में और हम लोग 22 सवाल यहां पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक तभी देखिएगा जब आपको शुरुआत का 4 क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको शुरुआत का 4 सवाल समझ में आ गया तो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, उससे हम लोग काफी मोटिवेशन मिलता है। तो पहला सवाल है कि आपको चूज करना है यहाँ पे कि स्केलर क्वांटिटी क्या क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है। फिजिकल क्वांटिटी दो होता है, स्केलर और वेक्टर। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि यहाँ दिया है वॉल्यूम। तो ठीक है, वॉल्यूम क्या है आप लोगों को पता है। वॉल्यूम तो वॉल्यूम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मीटर क्यूब होता है। मास है, मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देन स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी दिया होता तो वेक्टर क्वांटिटी होता, बट स्पीड है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो मोल्स भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो आ जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी में। फ्रीक्वेंसी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और फ्रीक्वेंसी जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी दिया था तो इनमें से क्या क्या स्केलर है और क्या क्या वेक्टर है हम लोग अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक आउट 2 स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। 2 स्केलर क्वांटिटी हमें इनमें से निकालना है। तो क्या निकालना है सर, स्केलर क्वांटिटी। इसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे चीनी 5 किलो, तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब 5 किलो चीनी के लिए हमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। तो इनमें से फोर्स, तो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क, वर्क भैया स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी हमें मिल गया। करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब सिर्फ दो आपको चूज करना है, तो वर्क और करंट, ये दो ऐसे स्केलर क्वांटिटी है जो हमको इजिली यहाँ पे मिल गए, वर्क और करंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट एनी वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पिक करना है। पिक आउट द ओनली, एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है देखिए। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी, टाइम स्केलर है, पावर भी स्केलर है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, चार्ज मतलब क्यू। तो क्यू क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है सर। चार्ज के लिए डायरेक्शन का क्या जरूरत है सर। इसमें इंपल्स जो दिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंपल्स। तो हमें इंपल्स मिल गया। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। तो इंपल्स जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया है, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर आर मीनिंगफुल। कौन सा मीनिंगफुल है। तो पहला है एडिंग एनी टू स्केलर, कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी। तो मान लेते हैं, लिखा है पहला एडिंग एनी टू स्केलर, कोई भी दो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं सर। जैसे 5 किलो चीनी सर स्केलर क्वांटिटी है और 5 जूल वर्क स्केलर क्वांटिटी है सर। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं। मतलब सर दो स्केलर को ऐड नहीं कर सकते, समझ में आ गया, नहीं कर सकते हैं सर। मतलब हर दो को नहीं कर सकते। अब 5 किलो चीनी के साथ 10 किलो चीनी आ जाए, 10 किलो आटा आ जाए तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ तो एनर्जी आ गया या वर्क डन आ गया तो थोड़ी ना ऐड करेंगे। तो सेम डायमेंशन का होना जरूरी है।
तभी ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन का होना जरूरी है तभी ऐड कर पाएंगे। दूसरा है एडिंग ए स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। एक हम लोग स्केलर क्वांटिटी को और एक वेक्टर क्वांटिटी को कभी ऐड कर सकते हैं क्या? देखिएगा, एक स्केलर क्वांटिटी को प्लस एक वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। दिया गया है कि डायमेंशन क्या है, सेम है। ऐड कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी ऐड नहीं कर सकते हैं एक स्केलर और एक वेक्टर को, क्योंकि स्केलर अगर सेम डायमेंशन का हो तो उसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, और वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग दो रूल पढ़े हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। कभी भी स्केलर और वेक्टर को ऐड करने का रूल तो पढ़े ही नहीं। तीसरा है मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाई स्केलर। हाँ सर, ये हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं स्केलर का वेक्टर से? हाँ सर, मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। फोर्थ है मल्टीप्लीकेशन एनी टू स्केलर। किसी भी दो स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? किसी भी दो स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं टाइम। दो स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है वर्क डन, ठीक है, जो कि खुद क्या है, एक स्केलर है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहां दे देता हूं मैं, स्केलर इनटू वेक्टर। अगर फोर्स का, फोर्स बराबर क्या होता है, m में मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आया एक वेक्टर क्वांटिटी। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा अब तक। उसके बाद नेक्स्ट है एडिंग एनी टू वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर को क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं? हाँ सर, हम लोग कोई भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका सीखे हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ से, बट उन लोग का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हो गया एफ, ये हो गया ई का, एफ का एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। हाँ, हम लोग सेम वेक्टर का ही कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर फोर्स ही है, मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स दिया है 10 न्यूटन और हम लोग उसका कंपोनेंट निकालेंगे थीटा एंगल पे, तो 10 कॉस थीटा आएगा। तो क्या इसको और इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, सेम डायमेंशन है। चलिए अगला है, नेक्स्ट है कि ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। कैसे सर? अगर यहाँ फोर्स है 10 न्यूटन तो उसका कंपोनेंट निकालेंगे 10 कॉस थीटा। सर इसका भी तो डायरेक्शन है ना, तो स्केलर क्वांटिटी थोड़ी ना है, तो वेक्टर क्वांटिटी ही है ना। कोई भी कंपोनेंट वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तीसरा है द टोटल पाथ लेंथ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नहीं सर, टोटल पाथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होता है। टोटल जो हम लोग पाथ कवर करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर एक ही शर्त पे होता है। कब होता है? ओनली इन स्ट्रेट लाइन, बाकी कभी भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिखा है फॉर एवरी, तो क्या लिखा है, ऑलवेज। ऑलवेज तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर होता है, स्ट्रेट लाइन के केस में। जब ए पॉइंट यहाँ था और यहाँ से निकल के यहाँ पे गया, जब स्ट्रेट लाइन में चला तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इसके अलावा किसी भी केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट है द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए इसका जवाब है, आप लोग खुद बताइएगा क्या है। अब आप लोग को भी पता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ये तो पता ही है। तो सर डिस्टेंस के लिए स्पीड आता है, तो सर स्पीड भी हमेशा क्या होगा, वेलोसिटी से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। यहाँ क्या लिखा है, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। हाँ बिल्कुल ट्रू है सर, सही है, या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। तो होप ये 5वां सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोग जितने भी सवाल बना रहे हैं वो या तो ट्रू और फॉल्स है, या तो कोई स्टेटमेंट दिया है आपको रीजन देना है, यही दिया हुआ है।
तो अभी तक बहुत बेसिक सा सवाल है, और वेक्टर ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा है, वेक्टर और प्रोजेक्टाइल। तो अभी तक हम लोग वेक्टर वाला ही सवाल देख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक और सवाल है। जब आप लोग ये सवाल देखोगे तो आप लोग को लगेगा कि सर हम लोग को ये सवाल क्यों ही सॉल्व करना है, मतलब सर सवाल तो वो होता है जो आप थ्योरी पढ़ाने वक्त पढ़ा रहे थे। सवाल सर आप क्यों करा रहे हो, ये आपके मन में कई बार लगेगा कि सर इसे सवाल थोड़ी ना है। सवाल तो वो है सर जो आप करा रहे थे थ्योरी पढ़ाने वक्त, लेक्चर जब आप दे रहे थे उस वक्त। हाँ बेटा, बट ये एनसीईआरटी में दिया है तो हमें करना पड़ेगा। पहला है कि इसको प्रूव करना है कि a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू a। देखिएगा कुछ भी नहीं है इस सवाल में, बस बेवकूफ बनाया गया है। दो वेक्टर है, मान लेते हैं ये है a वेक्टर और ये है हमारा b वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर है। अब इन दोनों का अगर हम लोग जोड़ देखें, ये क्या है a प्लस बी, एडिशन ऑफ वेक्टर कहां से आता है सर, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है वो देता है, अगर ऐसे आप समझे पैरेललोग्राम लॉ से, रिजल्टेंट क्या देगा, यही देगा a प्लस बी। रिजल्टेंट क्या देगा, a प्लस। तो सर जो रिजल्टेंट आएगा ना वही होगा a प्लस बी का जोड़। तो इस सवाल में इतना ही साहब बोल रहा है कि अगर हम लोग नेमिंग कर दें o a b और p, अगर हम लोग नेमिंग कर देते हैं तो सवाल यही बोल रहा है कि a प्लस बी क्या है, OP इज लेस देन a क्या है, OA प्लस OB। तो ये आपको भी दिखेगा कि हाँ सर ये बिल्कुल सही बात है कि a प्लस बी जो है क्या है, OP है, मतलब ये रिजल्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट है सर वो इन दोनों साइड के सम से छोटा ही होगा। तो हाँ सर छोटा दिया है, बस यही लिख के इसको ज्योमेट्रिकली दिखा दिए कि हाँ ऐसा है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। बहुत ही आसान है, फिर से देखिए, ये है a, ये है b, बीच में क्या होगा हमारा रिजल्टेंट जो कि कहलाएगा a प्लस बी, ठीक है। इसको o दे दीजिए, ये p दे दीजिए। अब ऑफ कोर्स a प्लस बी कितना है, OP है, ये बड़ा ही तो होगा OA माइनस OB से, ऑफ कोर्स बड़ा होगा सर। अब देखिए यहाँ पे एक डायगोनल बनता, ठीक है, ये डायगोनल है, ये वाला साइड ऑफ कोर्स बड़ा है। अगर हम लोग ये साइड माइनस ये साइड करेंगे, दोनों साइड को माइनस करेंगे, डायगोनल क्या होगा, बड़ा ही आएगा। हाँ सर बड़ा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग को दिमाग लगाना है कि सर कैसे कैसे क्या, कोई लॉजिक नहीं है, एकदम आसान सा है। वैसे ही थर्ड आप लोग खुद ही करिए, देखिए a माइनस बी लिखा है, थर्ड में क्या लिखा है, a माइनस बी। जब हम लोग थर्ड करेंगे तो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि ये है a और b इधर आ जाएगा इसमें, ठीक है, a इधर और b वेक्टर इधर। रिजल्टेंट किधर होगा, इधर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, a प्लस माइनस में का मतलब a माइनस बी, ये है हमारा रिजल्टेंट। इस बार नीचे, क्योंकि b को नीचे ले लिए, तो a माइनस बी यही लिखा है यहाँ पे। तो a माइनस बी मतलब सर ये वाला दूरी, सर इसको o मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं। सर a माइनस बी इज लेस देन a प्लस बी, अलग अलग हम लोग ऐड करें। सर a माइनस बी कितना है, OP छोटा है सर, वही जो पहला वाला बात है वही वाला ये भी बात है, OA प्लस OB। सर ऑफ कोर्स सर OP छोटा है, ये डायगोनल छोटा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये छोटा आएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको नामकरण करके डायग्राम बना के शो कर देना है, दिमाग लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए देख लीजिए इसको। अगे तो 7वां सवाल है कि कोई वेक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, सबका सम 0 है, सबका सम 0 दिया हुआ है। और पहला सवाल है कि क्या ये चारों 0 होने चाहिए तभी 0 होगा। नहीं सर, वेक्टर को 0 करने के लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये 2 हो सकता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो तो -2 हो सकता है ना ये 4 हो, ये अपोजिट डायरेक्शन में -4 हो तो भी 0 ही आएगा। मतलब वेक्टर को 0 करने के लिए, इन चारों सम को 0 करने के लिए इन चारों का 0 होना जरूरी नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो लिखा है वो क्या है, फॉल्स, इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट।
इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है पहला। दूसरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। अब इसी में देखिए मान लेते हैं, तो ये है ए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी, ए प्लस सी का मैग्नीट्यूड मतलब 2 + 4 कितना होता है 6, और ये -2 + -4 ये भी कितना होता है 6। तो मैग्नीट्यूड 6 और 6 तो बराबर है ना, अब डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ माइनस लगा है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा, किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने पे मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो हाँ सर ये बात सही है, करेक्ट है। ये मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि हम लोग इन चार कोई क्वांटिटी ऐसा रख लिए जो 0 आ जाए, ठीक है। कोई भी दो को हम लोग जोड़ दें और नेक्स्ट दो को जोड़ें, दोनों बराबर ही आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डी। हाँ बिल्कुल सही बात है, करेक्ट। कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है ए, क्योंकि अगर एक वेक्टर ए अगर सबसे बड़ा हो जाए, ठीक है, मान के चलिएगा ए बड़ा हो जाए इन बाकी तीनों के सम से, तो कभी आंसर 0 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। सोच के देखिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि देखिए 4 है, ये 2 है, और ये सबसे बड़ा हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 8 हो जाए, तो कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। तो लास्ट वाला है b + c मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ a एंड d। हाँ सेम प्लेन में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, नहीं तो इनकरेक्ट हो जाता। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग b + c को जोड़ें या a + d को जोड़ें, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सेम प्लेन में होगा। हाँ अगर सेम प्लेन में नहीं हुआ तो ऐड ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो सेम प्लेन में होना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 गर्ल्स इज टेकिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। 3 लड़कियां हैं और तीनों लड़कियां यहाँ पे दौड़ रही हैं, ठीक है। एक ए है, एक बी है, एक सी है। अलग अलग रास्ते से पी से स्टार्ट हुई है लड़कियां दौड़ना, और क्यू तक पहुंचना है। तीनों का रास्ता क्या है, अलग अलग है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच, विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। देखिए सबसे पहला है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तीनों का रास्ता अलग अलग है, ठीक है। ए बी सी तीनों का रास्ता क्या है, पाथ डिफरेंट है। तो सर डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से मतलब नहीं होता है। इनिशियल कहाँ और फाइनल कहाँ, तीनों का इनिशियल फाइनल सेम है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। और अगर यहां से यहां 200 मीटर है रेडियस, तो यहां से यहां तक भी 200, मतलब टोटल कितना दूरी है ये, 200 और 200 400 डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 400 मीटर। नेक्स्ट है इसमें कि विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ। तो इसमें ये जो एक्चुअल लेंथ कौन कवर कर रहा है, बी। जो बी गर्ल है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि वो लोग स्ट्रेट लाइन में चल रही है बी। यही है कि कौन सी लड़की ऐसी है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। तो बी वाली लड़की सेम है, समझ में आ गया होगा होप। और डिस्प्लेसमेंट जो पी से क्यू है वही डिस्प्लेसमेंट है। चलिए बहुत ही आसान सवाल था, बेसिक एकदम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ सेंटर ओ, यहां से स्टार्ट हुआ कोई साइकिल चलाने के लिए और 1 किलोमीटर चल के पी तक आया, विच इज द एज ऑफ द साइकिल अलॉन्ग सर्कमफरेंस रिटर्न टू द लॉन्ग। और फिर यहां से इधर गया और फिर वापस सेंटर पे आ गया, ठीक है। यहां से निकला पी तक गया, फिर वापस ओ तक। कितना देर लगा उसको, 10 मिनट लगा। नेट डिस्प्लेसमेंट पहला है, नेट डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर जहां से शुरू करो वहीं पे आ जाओ। यहां से शुरू किए, पूरा घूमो वापस वहीं पे आ गए, तो यहां शुरू किए वहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना सर, 0। सर ये तो वही है, जहां से शुरू किए वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0। एवरेज वेलोसिटी, सर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी कितना, सर अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 तो वेलोसिटी भी 0। एवरेज स्पीड, अब स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं होता है, किससे मतलब होता है, डिस्टेंस से मतलब होता है, डिस्टेंस से।
ठीक है, तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टाइम तो दिया हुआ है कितना, 10 मिनट, तो डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिएगा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, आप लोग समझिए कि सर्कल है और यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसा गया, यहाँ कितना डिग्री एंगल बना, 90। अगर हम लोग इसका बात करें सरकमफेरेंस का, ठीक है, तो ये पूरे सर्कल का कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4 ऑफ पूरा सर्कल। पूरा सर्कल कितना, 2 पाई। तो कितना हो गया सर, 2 से 2 कट गया, हो गया पाई आर बाई 2, यही हुआ। ठीक है, समझिएगा कि डिस्टेंस कितना हुआ सर, पहले तो ये आर चला, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए आर प्लस ये सर आर्क, जो ये आर्क कवर किया वो आर्क, उसके बाद फिर सर फिर से आर, फिर से वो रेडियस आ गया वापस। रेडियस कितना दिया है सर, तो रेडियस दिया हुआ है 1 किलोमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, r इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो देखिएगा रेडियस 1000 मीटर प्लस आर्क बराबर सर पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका 1/4 है, मतलब पाई आर बाई 2। तो देखिए लिखिए पाई आर बाई 2 प्लस फिर से आर कितना है सर, 1000। समझ रहे हैं, अब इसको बस क्लियर कर लीजिए। ये है 1000 प्लस 3.14 इंटू 1000 फिर प्लस 1000। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा क्या, दूरी, डिस्टेंस, और उसमें टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 मिनट। तो टाइम को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे 60 से डिवाइड करके, तो 1/6 हो जाएगा। बस स्पीड में रख लीजिएगा आप। तो सॉल्व कर दीजिएगा, आपका स्पीड आ जाएगा। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरसाइकिल फॉलो अ ट्रैक दैट टर्न्स लेफ्ट बाई 60 डिग्री एवरी 500 मीटर। हर 500 मीटर पे 60 डिग्री का टर्न ले रहा है। देख लीजिएगा ये 60 डिग्री का टर्न ले लिया हर 500 पे, फिर 500 पे टर्न लेगा, फिर टर्न में डिस्प्लेसमेंट कितना सर, डिस्प्लेसमेंट कितना सर, डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां शुरू किए वहीं खत्म किए तो 0। और डिस्टेंस कितना सर, डिस्टेंस मतलब 500 500 500 500 500 500, कितनी बार, 6 बार, क्या 500, तो कितना हुआ 3000 मीटर। यहां तक 1500 था, 2000 2500 3000, टोटल डिस्टेंस कितना चला 3000। और डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों सर, क्योंकि 6 टन लेगा ना तो यहीं पे आ जाएगा ए पे। अब दूसरा है 8th टन। 8th टन में जो डिस्टेंस होगा वो तो अब आप समझ रहे होंगे, 8 इंटू 500 4000 होगा। कैसे सर, देखिए 6 टन तो यहीं आ गया 3000, और 7वां टन गया 3500, 8वां टन यहाँ पे लेगा तो 4000। जब 4000 चल लेगा यहाँ पे आ जाएगा सी तक, तब फिर 8वां टर्न लेगा, तो डिस्टेंस है 4000। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा डायग्राम, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 6वां टर्न यहाँ लिया था, 6ठा टर्न, 7वां टर्न यहाँ, 8वां टर्न यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आएगा ये, यही क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको निकालना है हम लोग को, कितना होगा ए से लेके सी तक का दूरी। ठीक है, इसको हम लोग को निकालना है। सेंटर कहाँ था, कहीं यहाँ था, ये ओ पॉइंट था 500, हाँ ना, अभी पहले तो बनाए थे ये वाला, तो ये है हमारा सेंटर। तो ये 500, ये 500, तो ये हमारा क्या है सर, ये उसका है रिजल्टेंट। क्या है, रिजल्टेंट है कि नहीं है, देखिएगा सर ये 500, ये 500, और हम लोग को बीच वाला निकालना है। तो बीच वाला क्या है सर, उसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, बहुत इजी है रिजल्टेंट निकालना। जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो ओ ए एंड ए बी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 500 ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये 500 प्लस 2a बी कॉस। अब कॉस कितना सर, थीटा कितना सर, देखिए 60 डिग्री ही है ये थीटा, ठीक है, कॉस 60। होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व करिएगा, हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, उतना ही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आगे चलते हैं हम लोग, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो आउट ऑफ द स्टेशन 10 किलोमीटर अवे ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में ए से बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें 10 किलोमीटर एक पैसेंजर ट्रेवल किया और एक गंदा आदमी उनको कैब से 23 किलोमीटर घुमा के लेके आया। कितना, 23 किलोमीटर लंबा रास्ते से लेके आया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। ये वाला कैब का रास्ता है, टैक्सी का रास्ता है। तो पहला है कि एवरेज स्पीड किसका, टैक्सी का या कैब का। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 23, टाइम कितना 28 मिनट, तो मिनट को बटा में 60 करेंगे, क्या हो जाएगा आवर। ये है किलोमीटर, ये है आवर, स्पीड निकल जाएगा। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है। तो अगर दूसरा निकालना हो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल कहाँ पे ए, पहुंचे कहाँ पे बी, तो ये 10 हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो वही है सर, ये किलोमीटर, ये आवर, जो आएगा वही आंसर। देख लीजिए बहुत आसान है। नेक्स्ट है 12 नंबर, 12 नंबर हम लोग अब कर रहे हैं। अ सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, ठीक है, 25 मीटर हाई। हाइट कितना है इसका 25 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये हुआ हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस x मैक्सिमम, यही उसको रेंज बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बच्चे। इफ अ बॉल इज थ्रोन स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से अगर हम लोग बॉल को फेंके, बॉल को हम लोग फेंके हैं 40 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है, कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। एक बॉल है, उसको 40 मीटर पर सेकेंड से हम लोग फेंके और 25 मीटर हाइट है इस दीवार का और उस दीवार पर टच ना हो, यही सवाल है। एक बॉल को हम लोग फेंकेंगे 25 मीटर पर सेकेंड और उस दीवार पे वो टच ना हो, ठीक है। तो आपको रेंज निकालना है कि कितनी दूर हम लोग गए। तो पहले हाइट का फॉर्मूला देखते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है हाइट का फॉर्मूला। और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये होता है रेंज का फॉर्मूला, ये होता है हाइट का फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं हम लोग। हाइट कितना दिया है 25, यू स्क्वायर, यू दिया हुआ है सर, यू कितना दिया है 40, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मान लेते हैं 10, कितना मान लिए। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो 25 इंटू 2 इंटू 10, ये ऊपर चला गया। और 40 का स्क्वायर यहाँ से नीचे ला दीजिए, तो नीचे आ गया 40 इंटू 40। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 50 और ये 0, 500 बटा में 1600, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। साइन थीटा, साइन थीटा आएगा अब यहाँ से, सर यहाँ स्क्वायर है ना, तो सर इसको रूट में डाल दीजिए, 5 बटा 16, इसको हम लोग रूट में कर दिए 5/16 को, तो सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। तो यहाँ से साइन थीटा जो आएगा वो 0.55 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, 0.55 के अप्रॉक्स। अब यहाँ से जो थीटा निकल के आएगा वो थीटा आएगा 33.3, ठीक है। ये आपको टेबल बना के दिया होगा सवाल में ही कि ये थीटा होता है इतना। कैसे मैंने पता किया, देखिएगा साइन 30 कितना होता है 1/2 मतलब 0.5, ठीक है।
1/2 0.5 साइन 30 पे होता है, तो 0.5 से बड़ा है ना, 30 से थोड़ा सा बड़ा 33 कर लिए। 30 पे 0.5 30 से बड़ा, तो 30 से बड़ा एंगल ले लिए। अब सर हम लोग यहाँ पुट कर दीजिए यू स्क्वायर, यू कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर साइन 233.3 डिग्री, ठीक है, बाई जी 10। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 1600 साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 67 डिग्री बाई 10, 160 साइन 67, ठीक है। तो टेबल में आपको यहां पर दिया होगा साइन 67 का वैल्यू, वहां से आप लिख लीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन में साइन 67 का वैल्यू दिया होगा अप्रॉक्स 150.5 मीटर रेंज आएगा यहां से। देख लीजिए आप लोग ये पूरा सवाल, ठीक है। पहले हम लोग थीटा निकाले, थीटा निकालने के बाद सर रेंज वाले फॉर्मूला में पुट कर दिए। नंबर 12 की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर आते हैं। 13 में है अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल, एक क्रिकेटर है जो बॉल को थ्रो किया है, ठीक है, और उसका मैक्सिमम रेंज कितना दे दिया है 100 मीटर। एक क्रिकेटर एक बॉल को थ्रो किया और जमीन पे कितना दूर पे गया, वो 100 मीटर गया, वो मैक्सिमम और इसका रेंज, ठीक है, मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्सिमम। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड, तो कितना हाइट पे फेंक पाएगा बॉल को, सबसे ऊपर हाइट पे कहाँ फेंक पाएगा। तो सबसे पहले रेंज देखते हैं क्या होता है। रेंज का जो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है। अब रेंज मैक्सिमम के केस में, मैक्सिमम के केस में थीटा होता है 45, यू स्क्वायर साइन 245 अपॉन जी। सर रेंज कितना है 100, यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन कितना हो गया 90, साइन 90 क्या होता है सर 1 होता है, तो यहां से 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी आया, पहला इक्वेशन। अब नेक्स्ट में हम लोग हाइट पता करते हैं। हाइट क्या होता है, हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब साइन 90 है यहाँ पे, देखिए हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, ये तो 1 हो गया। हाइट कितना आया यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब यू स्क्वायर अपॉन 2g हुआ हाइट। अब हम लोग को यू स्क्वायर अपॉन जी मालूम है 100, तो यू स्क्वायर अपॉन जी ये कितना मालूम है 100, तो ये तो 100 लिख दिए और नीचे 2 बच गया, कितना आ गया 50 मीटर, ठीक है। देखिएगा जिसको इसको ना समझ में आए, हम लोग को हाइट पता है कि फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90, क्योंकि थीटा 90 है, अपॉन 2। अब ये तो हो गया 1, साइन 90 1 का स्क्वायर 1, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी, लिख सकते हैं बिल्कुल 2 को अलग करके। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को अलग कर दिए, यू स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 100 दिया है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए 100, 50 आ गया। तो कितने हाइट तक फेंक पाएंगे 50 मीटर, 50 मीटर हाइट तक हम लोग हाईएस्ट फेंक पाएंगे अगर मैक्सिमम रेंज 100 गया है तो। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। A stone tied to the end of a 80 centimeter long wire in a horizontal circle with constant speed. If the stone makes 14 revolution, what is the magnitude and direction of the acceleration? ठीक है, एक धागा है 80 सेंटीमीटर का 0.80 मीटर, यहाँ पे स्टोन है, घूम रहा है सर्कल में, ठीक है, एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक बात है। अगर सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, तो जो एक्सेलरेशन लगेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा, क्या होता है v स्क्वायर अपॉन r, और ऐसे इसका फॉर्मूला एक होता है r ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब ये है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसलिए ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, और r ओमेगा स्क्वायर ये भी इसका फॉर्मूला है। ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या क्या दिया है सवाल में वो देख लीजिए। r दिया हुआ है 0.80, सर ये कहाँ दिया है सेंटीमीटर में दिया था, कन्वर्ट कर लिए,
14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। कभी भी ऐसा हो, मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया है, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है 14/25। कभी भी ऐसा हो तो हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं 14 अपॉन ये 25 सेकेंड, ठीक है। 14/25 ये फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम होता है। अब इसके बाद और कुछ दिया है नहीं, और कुछ नहीं दिया है, इतना ही दिया है सवाल में। ए बराबर सर आर कितना है सर 0.80 सर 0.80 सर ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2πf। सर ये कैसे 2πf कैसे होता है देखिएगा, ओमेगा क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर ओमेगा डिस्टेंस कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम। सर इसको हम लोग थीटा इंटू 1/टाइम लिख सकते हैं। और एक पूरा रेवोल्यूशन, पूरा चक्कर घूम गया तो कितना एंगल बना, एक पूरा चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो सर थीटा बराबर 2π, पाई मतलब 180, पाई मतलब 180 डिग्री का एंगल। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 360, 2π। और ये 1/टाइम, 1/टाइम मतलब क्या सर, फ्रीक्वेंसी, 2πf। तो ओमेगा बराबर 2πf यहां से होता है, ठीक। ओमेगा क्या है सर, वेलोसिटी है, एंगुलर सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सर डिस्प्लेसमेंट क्या, सर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम को अलग कर दिए, 1/टाइम फ्रीक्वेंसी होता है। तो सर 802 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 सर इसका स्क्वायर है, और इंटू फ्रीक्वेंसी दिया है 14/25। इन सब का क्या करना है सर, स्क्वायर कर देना है। जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 0.80 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, बस कंसेप्चुअल पोर्शन इतना ही था कि ओमेगा को हम लोग 2πf कर सकते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था लेक्चर, उसमें ऐसा सवाल मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा वो 14 से लेकर 22 तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आपको पढ़ाते पढ़ाते पूरा पसीना पसीना हो चुका हूं मैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बहुत मेहरबानी होगा आप पे कि मुझे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।